गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कार्बन और उसके यौगिक वाले चैप्टर से कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम पढ़ चुके हैं। उसके आगे बढ़ेंगे तो कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण मिलेगा। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण कैसे किया गया? सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक वर्ग है खुली श्रृंखला वाले यौगिक और एक वर्ग है बंद श्रृंखला वाले यौगिक, या इसको समृद्ध श्रृंखला यौगिक या इसी को चक्रीय यौगिक कहते हैं। तमाम नाम हैं। खुली श्रृंखला वाले यौगिक, ओपन चेन कंपाउंड, या इसी को विवृत श्रृंखला यौगिक कहते हैं, या इसी का एक और नाम होता है, इसको एलिफैटिक यौगिक भी कहते हैं। तीन नाम हो गए, खुली श्रृंखला, विवृत श्रृंखला और एलिफैटिक यौगिक। ठीक है। और इसी तरह से दूसरा वर्ग जो है इसको बंद श्रृंखला यौगिक या समृद्ध श्रृंखला यौगिक या चक्रीय यौगिक कहते हैं। ठीक है। अब देखिए खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला का क्या मतलब होता है। जैसे हमारा कोई कार्बनिक यौगिक है तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन होगा। कार्बन कार्बन एक दूसरे से एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध के द्वारा जुड़ा होगा। तो ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें पहला कार्बन और अंतिम कार्बन ये आपस में जुड़े न हो, ये आपस में जुड़े न हो, यानी एक पहला कार्बन आपको दिखे और अंतिम कार्बन भी दिखे और पहला और अंतिम एक दूसरे से बद्ध न हो, जुड़े न हो, तो ऐसा यौगिक हमारा कहलाता है खुली श्रृंखला वाला यौगिक। और यदि पहला कार्बन और अंतिम कार्बन भी आपस में बंध द्वारा बंध जाए, जुड़ जाए, तब फिर आपको पता नहीं चल पाएगा कि कौन वाला कार्बन पहला है, कौन वाला अंतिम है। तो एक चक्र बन जाता है। तो ऐसे यौगिक को हम लोग कहते हैं बंद श्रृंखला वाले यौगिक या चक्रीय यौगिक। जैसे देखिए यहां पर CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 चार कार्बन का यौगिक है। कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है और हम लोग पीछे पढ़े हैं जब कार्बन के बीच एकल बंध होता है और शेष भी एकल बंध के द्वारा शेष संयोजकता संतुष्ट होती है तो वह जो है कैसा होता है, संतृप्त होता है, यानी एल्केन श्रेणी होता है। यह एल्केन श्रेणी का यौगिक है, चार कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। IUPAC नाम। यह एल्केन श्रेणी का यौगिक है। कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन एक एक बंध के द्वारा जुड़े हैं, तो इस कार्बन के साथ तीन एकल बंध हुए और यह एकल बंध भी एक बंध इसी कार्बन का है। तो कार्बन की चारों संयोजकता चार सिंगल बॉन्ड के द्वारा संतुष्ट हो रही है। सब में देखेंगे आप उसी तरह से मिलेगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसलिए यहां पर यह हमारा यौगिक एल्केन श्रेणी का है और उसका IUPAC नाम चार कार्बन है, तो चार कार्बन के लिए जनक शब्द ब्यूट लिया जाता है। एल्केन श्रेणी का है तो हम नाम के अंत में यानी एन जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा ब्यूटेन। ठीक है ना। तो ये ब्यूटेन हुआ। तो अब देखिए यहां पर ये पहला कार्बन आपका हो सकता है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चौथा वाला अंतिम हो गया और ये वाला पहला। तो ये सिरे के कार्बन कहलाएंगे, टर्मिनल कार्बन, सिरे के कार्बन, किनारे के कार्बन।
तो यहां पर ये टर्मिनल कार्बन है और ये टर्मिनल कार्बन एक दूसरे से लिंक नहीं है, जुड़े नहीं है, नहीं ना जुड़े हैं। तो जब ये एक दूसरे से जुड़े नहीं है तो यहां पर आप ये कहलाएगा खुली श्रृंखला वाला यौगिक। ठीक है, अब देखिए अगला यौगिक हम लिख रहे हैं। अगला यौगिक CH2 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 CH2। देखिए अगला यौगिक लिखा गया है। अब ये यौगिक लिखा गया, देखिए ये भी 4 कार्बन का यौगिक है। अब देखिए CH2 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 सबके बीच बंध है ना। अब बताइए कि इसमें कौन वाला कार्बन पहला है और कौन वाला कार्बन अंतिम है। पता चलेगा आपको, चक्र बन गया ना, तो किसी को भी पहला मान सकते हैं। तो यहां डिसाइड नहीं होगा कौन पहला, यानी यहां टर्मिनल कार्बन दिखाई नहीं दे रहे, किनारे वाले कार्बन नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो सब एक दूसरे से लिंक हैं और लिंक होने के साथ एक चक्र बना रहे हैं, इसलिए यह यौगिक कैसा हो गया, चक्रीय हो गया, यानी बंद श्रृंखला वाला यौगिक, यानी समृद्ध श्रृंखला वाला यौगिक हो गया। क्लियर हो गई बात। खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला, जिसमें टर्मिनल कार्बन होते हैं, किनारे के कार्बन उपस्थित होते हैं, वो खुली श्रृंखला वाला यौगिक, और जिसमें किनारे के कार्बन अर्थात टर्मिनल कार्बन उपस्थित नहीं होते हैं वो कहलाता है बंद श्रृंखला वाला यौगिक या चक्रीय यौगिक। क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब जो खुली श्रृंखला वाले यौगिक हैं इनको पुनः डिवाइड किया गया है 2 भाग में, संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक। जैसे नॉमेनक्लेचर में हम लोग चर्चा किए हुए हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, वह कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने तरह का होता है, 2 तरह का। कौन कौन, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की चारों संयोजकता केवल एकल बंध द्वारा, सिंगल बॉन्ड के द्वारा संतुष्ट होती है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जब कार्बन की चारों संयोजकता केवल एकल बंध द्वारा संतुष्ट नहीं होती है, उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है, तो ऐसी स्थिति में वह कहलाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो उसी तरह से यहां पर संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक। अब संतृप्त यौगिक जो हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसका सामूहिक नाम एल्केन होता है। तो ये एल्केन हो गया। संतृप्त में एल्केन के उदाहरण बहुत सारे हैं, जैसे आपने नाम सुना है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि। इसके अलावा पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये सब है। अब असंतृप्त में आएंगे तो असंतृप्त 2 तरह का। यदि उस यौगिक में द्विबंध उपस्थित है तो वह एल्कीन श्रेणी का माना जाता है, और यदि यौगिक में त्रिबंध है, ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है, तो वह किस श्रेणी का माना जाता है, एल्काइन। तो एल्कीन में आएंगे तो इसका उदाहरण एथीन, C2H4 होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन आदि। यानी इसमें अनुलग्न के रूप में इन होगा। और एल्काइन में आएंगे ट्रिपल बॉन्ड में तो आपका आइन शब्द लगा होगा। तो यहां एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन और पेंटाइन आदि इसी क्रम में आगे आप बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा खुली श्रृंखला वाले यौगिक। क्लियर हो गए ना, खुली श्रृंखला वाले यौगिक। अब हम लोग चर्चा करेंगे बंद श्रृंखला वाले यौगिक पर। तो हम जान चुके हैं कि बंद श्रृंखला वाले यौगिक किसे कहते हैं, जिसमें टर्मिनल कार्बन उपस्थित नहीं होता, यानी वह चक्रीय होता है यौगिक, तो वह बंद श्रृंखला वाला यौगिक कहलाता
अब बंद श्रृंखला वाले यौगिक को विभाजित किया गया है दो भागों में। एक होता है समचक्रीय यौगिक और एक होता है विषम चक्रीय यौगिक। समचक्रीय को होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है, विषम चक्रीय को हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। तो समचक्रीय यौगिक किसे कहेंगे? विषम चक्रीय। देखिए परिभाषा अगर देना होगा तो आप दे सकते हैं समचक्रीय यौगिक वह चक्रीय यौगिक जिसके चक्र में केवल कार्बन परमाणु होते हैं उसे समचक्रीय यौगिक कहते हैं। समचक्रीय, सम माने हो गया समान, अचक्रीय माने चक्र में, यानी चक्र में समान परमाणु हो, और यहां पर समान परमाणु कौन लिया जाता है? कार्बन, यानी उसके चक्र में केवल कार्बन हो, कार्बन के अलावा कुछ दूसरा चक्र में ना हो, चक्र के बाहर कुछ भी हो सकता है। जैसे देखिए ये अभी आपका था CH2 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 CH2, देखिए यह एक चक्रीय यौगिक हो गया। इस चक्रीय यौगिक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे चतुर्भुज बना दिए तो यह एक कंपाउंड हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। यहां पर कार्बन माना जाएगा, यहां पर कार्बन माना जाएगा, यहां पर कार्बन माना जाएगा, यहां पर कार्बन, तो देखिए 4 कार्बन हो गए ना। और यह वाला एक बंध माना जाएगा, तो कार्बन कार्बन के बीच एक बंध, इस कार्बन कार्बन के बीच एक बंध, तो कार्बन की 2 वैलेंसी तो संतुष्ट हो गई, 2 बची है, तो शेष 2 किसके द्वारा मानी जाएगी? हाइड्रोजन के द्वारा। तो इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, इस पर भी 2, इस पर भी 2, इस पर भी 2, यानी इसको ओपन करके लिखेंगे तो CH2 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 होगा। तो देखिए यहां पर चक्र में कार्बन कार्बन जुड़ा है, फिर कार्बन कार्बन से, फिर कार्बन कार्बन से, फिर कार्बन कार्बन से, तो इसके चक्र में केवल कार्बन है ना, तो इसलिए यह वाला यौगिक हमारा क्या कहलाएगा? समचक्रीय कहलाएगा। ठीक है। अब चूंकि देखे यहां पर भी यह एल्केन श्रेणी का है, लेकिन अब ये चक्रीय है, तो चक्रीय का नाम जब लिखते हैं तो एल्केन के नाम के पहले साइक्लो शब्द लगा दिया जाता है। साइक्लो माने चक्रीय, तो जैसे अगर ये चक्रीय नहीं होता, 4 कार्बन का एल्केन होता, तो नाम क्या होता है? पेशी, ब्यूटेन। लेकिन चूंकि ये चक्रीय है तो ब्यूटेन के पहले कौन सा शब्द हम लोग इस्तेमाल करेंगे? साइक्लो। तो इसका नाम बन जाएगा, आईयूपीएसी नाम अगर लिखना चाहेंगे तो इसको कहेंगे साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है। इसी तरह से देखिए आपका त्रिभुज हमने बना दिया, ये देखिए त्रिभुज बन गया ना। यह भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये कितने कार्बन का माना जाएगा? 3 कार्बन का, 1 2 3, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है, बाकी हाइड्रोजन से संतुष्ट माना जाएगा। तो यह साइक्लो प्रोपेन, 3 कार्बन है तो साइक्लो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से यदि 6 कार्बन का मान लिया जाए, देखिए इस तरह से, इस तरह से देखिए यहां 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन का यह भी आपका चक्रीय यौगिक है, संतृप्त है, तो ये कहलाएगा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा चक्रीय यौगिक ये समचक्रीय हो गया। अगर मान लीजिए कि इसी चक्र में कोई दूसरा परमाणु आ जाए, हेटेरोएटम, हेटेरोएटम विषम परमाणु, तो जब वह चक्रीय यौगिक जिसके चक्र में कार्बन के अलावा कोई दूसरा विषम परमाणु उपस्थित होता है तो वह कहलाता है विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब जैसे देखिए आपका ये कंपाउंड है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये आपका चक्र है, कार्बन 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 और यहां कार्बन, लेकिन यहां पर क्या है? ऑक्सीजन है। तो अब इसके चक्र में एक दूसरा परमाणु आ गया ना, तो अब दूसरा परमाणु आ गया तो ये विषम चक्रीय हो गया। तो अगर इस कंपाउंड में ऑक्सीजन लगा हुआ है
तो ऑक्सीजन वाला कहलाएगा फ्यूरान। क्या कहलाएगा? फ्यूरान। अगर यहां पर सल्फर जुड़ा होता है इसी कंपाउंड में, सल्फर जुड़ गया तो सल्फर जुड़ने पर वो कहलाता है थायोफीन। और यदि यहां पर नाइट्रोजन जुड़ गया और उसके साथ एक हाइड्रोजन होगा ऐसे NH, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो यहां एक बंद तो एक हाइड्रोजन यहां जुड़ा हुआ। तो अगर नाइट्रोजन जुड़ गया तो वह कहलाता है आपका पाइरोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाइरोल। और फिर एक नाइट्रोजन वाला कंपाउंड होता है जिसमें 5 कार्बन होते हैं, तो 5 कार्बन वाला पिरिडीन हो जाता है। 5 कार्बन वाला इस तरह से हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5, और यहां पर आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। तो यहां पर ऐसे होता है, देखिए ये ऐसे होता है, ये पिरिडीन हो जाएगा। नाइट्रोजन हो गया चक्र में, तो ये भी क्या होगा? विषम चक्री हो गया ना। तो अगर ऑक्सीजन लगा हुआ था तो फ्यूरान, सल्फर लगा हुआ था थायोफीन, नाइट्रोजन लगा हुआ था पाइरोल, और ये 5 कार्बन का हो यहां नाइट्रोजन लगा हुआ तो ये क्या हो जाता है? पिरिडीन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो गया विषम चक्रीय। क्लियर हो गई बात? अब विषम चक्रीय के बाद देखिए सम चक्रीय को फिर बांटा गया है 2 भाग में। सम चक्रीय कार्बनिक यौगिक को 2 भाग में बांटा गया है। कौन कौन? एक का नाम है एलिसाइक्लिक यौगिक और एक का नाम है एरोमेटिक यौगिक। अब एलिसाइक्लिक क्या होता है, एरोमेटिक क्या होता है? तो सबसे पहले हम एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक में आपका सबसे सरल कंपाउंड होता है बेंजीन। एरोमेटिक जो यौगिक है इसका नाम एरोमा शब्द से लिया गया है, और एरोमा का अर्थ होता है स्मेल, और स्मेल माने गंध। यानी जो हमारे एरोमेटिक यौगिक होते हैं इनमें विशेष प्रकार की गंध होती है। जैसे आप टारपीन का तेल देख लीजिए, पेंट होता है, टारपीन का तेल मिलाया जाता है, ढक्कन खुल जाए तो तुरंत महकने लगता है, वो आपका एरोमेटिक यौगिक है। फिनाल आपका होता है, कहीं घर में रख दे जाए खोलकर शीशी तो महक सबको पता चल जाता है फिनाल है। आपका सड़क बनता है, पिच को गर्म किया जाता है, अलकतरा जलाया जाता है, उसमें विभिन्न प्रकार के एरोमेटिक यौगिक मिले होते हैं, और अलकतरा जब जलता है तो उसकी गंध गांव-गांव तक फैल जाती है, लगता है कहीं सड़क बन रहा है, होता है ना। तो विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है, इसी से उनका नाम है एरोमेटिक यौगिक। तो एरोमेटिक में सबसे सरल उदाहरण होता है बेंजीन, और बेंजीन 6 कार्बन का चक्रीय यौगिक होता है, समचक्रीय यौगिक होता है, और इसमें 3 डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में होते हैं। देखिए बेंजीन की संरचना इस तरह से होती है, ये आपका बेंजीन है, देखिए यह समचक्रीय है, सभी कार्बन हैं, और डबल बॉन्ड एकांतर क्रम है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, है ना। तो ये यौगिक कहलाता है बेंजीन। अब एरोमेटिक किसे कहेंगे? वह यौगिक जिसमें कम से कम एक बेंजीन चक्र उपस्थित हो, एक बेंजीन रिंग हो, तब वो यौगिक कहलाएगा एरोमेटिक। यानी बेंजीन अथवा बेंजीन के व्युत्पन्न यानी बेंजीन से बने हुए उत्पन्न यौगिकों को क्या कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। तो अब जैसे ये बेंजीन हो गया, बेंजीन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ऐसे बना के इसमें रिंग बना दिया जाए तो भी ऐसे भी बेंजीन होता है। इसका अणु सूत्र होता है C6H6। तो बेंजीन हो गया नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन में क्या होगा? एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसमें NO2 नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा, तो ये कहलाएगा नाइट्रोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, तो इसमें NO2 की जगह पर क्या हो जाएगा?
Cl हो जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा C6H5Cl। और यहां पर दिखाना रहेगा तो यहां कहीं पर भी क्लोरीन जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन हटेगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा तो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। ठीक है। फिनाल, फिनाल क्या होता है? C6H5OH। अब यहां पर OH लग जाएगा तो ये कंपाउंड फिनाल हो गया। तो देखिए इसमें बेंजीन रिंग है ना, तो जिस यौगिक में बेंजीन रिंग उपस्थित रहेगा वह क्या कहलाएगा? एरोमेटिक। और इनमें विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है? गंध पाई जाती है। ठीक है। अब एलिसाइक्लिक देखिए, तो एलिसाइक्लिक किसे कहेंगे? वह चक्रीय कार्बनिक यौगिक, समचक्रीय कार्बनिक यौगिक, क्योंकि समचक्रीय है ना, तो वह समचक्रीय कार्बनिक यौगिक जिसके चक्र में बेंजीन रिंग उपस्थित नहीं होती है, ऐसे समचक्रीय कार्बनिक यौगिकों को हम लोग क्या कहेंगे? एलिसाइक्लिक यौगिक। अब जैसे ये आपका समचक्रीय है, देखिए ये वाला समचक्रीय है ना, तो अब यहां बेंजीन रिंग नहीं ना उपस्थित है, तो ये एलिसाइक्लिक हो गया। मान लीजिए कि इस तरह से हमारा समचक्रीय यौगिक, देखिए ये समचक्रीय है ना, तो यहां पर भी बेंजीन रिंग नहीं ना है, नहीं है, तो यह भी क्या हो जाएगा? एलिसाइक्लिक। अगर मान लीजिए 6 कार्बन का हमने बना दिया ऐसे, तो यह भी समचक्रीय है लेकिन एरोमेटिक नहीं है, एलिसाइक्लिक होगा, क्योंकि अब बेंजीन रिंग नहीं है। बेंजीन जैसा तो 6 कार्बन का है लेकिन डबल बॉन्ड 3 एकांतर क्रम में नहीं। अगर मान लो यहां एक बंध हमने लगा दिया, अब भी यह एरोमेटिक नहीं हुआ, एलिसाइक्लिक होगा। एक बंध यहां लगा दिया तब भी क्या होगा? एलिसाइक्लिक ही होगा, अभी बेंजीन जैसा नहीं हुआ। और अगर 3 बंध उपस्थित हो गया तो अब ये एकांतर क्रम में हो गए, तो अब ये क्या हो गया? एरोमेटिक। लेकिन जब तक ऐसा नहीं था तब तक क्या था? एलिसाइक्लिक। ठीक है। तो जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटीन, इन भी लगा रहेगा, तो ये सब आपका आएगा किसमें? एलिसाइक्लिक कंपाउंड में। और एलिसाइक्लिक यौगिकों के जो गुण होते हैं ये एलिफैटिक यौगिकों के समान होते हैं, यानी खुली श्रृंखला वाले यौगिकों के जैसे गुण होते हैं, जिस तरह की क्रियाएं करते हैं उसी तरह की क्रिया और गुण एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया? ये रहा हम लोग का कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण के बाद देखिए एरोमेटिक और एलिफैटिक कंपाउंड में क्या अंतर होता है ये आपको बता दें। एरोमेटिक और एलिफैटिक यौगिक में अंतर, तो पहला अंतर दे सकते हैं। देखिए एरोमेटिक, इसमें विशेष प्रकार की गंध होती है, एलिफैटिक में विशेष प्रकार की गंध नहीं होती है। एरोमेटिक यौगिक, इसमें कार्बन की मात्रा बहुत अधिक होती है एलिफैटिक की तुलना में, तो इसलिए जब इसको जलाएंगे तो यहां पर धुआं अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। तो हम कह सकते हैं कि यह धुएंदार ज्वाला के साथ जलता है, और जो एलिफैटिक यौगिक होगा धुआं रहित ज्वाला के साथ जलता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपका अलकतरा है तो धुआं देता है, जलता है, तो यही आपका सिलेंडर है, एलपीजी वाला गैस का चूल्हा, आपका गैस जलाते हैं तो कालिख नहीं उत्पन्न होता है, तो उसमें आपका प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, तो यह सब आपका एलिफैटिक कंपाउंड है, तो धुआं रहित ज्वाला के साथ चलता है। ठीक है ना। इसके बाद आप कह सकते हैं कि एरोमेटिक यौगिक में कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, और यहां पर एलिफैटिक में क्या होगा? कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम होती है। अगला पॉइंट आप दे सकते हैं कि जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं ये योगात्मक अभिक्रिया नहीं करते। एरोमेटिक यौगिक में बेंजीन रिंग होता है, और बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड होने के कारण वह यौगिक असंतृप्त हो गया, और जब असंतृप्त हो गया तो असंतृप्त यौगिक योगात्मक क्रिया करते हैं, ये गुण होता है। लेकिन एरोमेटिक यौगिक में असंतृप्तता होने के बावजूद भी
वह संतृप्त यौगिकों की तरह व्यवहार करता है। समझा गई बात? इसलिए डबल बॉन्ड उसमें दिखाई देता है लेकिन योगात्मक अभिक्रिया नहीं करता। और हमारा जो एलिफैटिक होगा जिसमें डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो योगात्मक अभिक्रिया करेगा। एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं सरलता पूर्वक करते हैं, प्रतिस्थापन इनमें आसानी से होता है। और जो एलिफैटिक होते हैं ये प्रतिस्थापन के अलावा दूसरी अभिक्रियाएं बहुत सरलता पूर्वक करते हैं, प्रतिस्थापन इतनी सरलता से नहीं होता है। अगला एरोमेटिक में हो जाएगा, इनके हाइड्रॉक्सी यौगिक अम्लीय होते हैं। हाइड्रॉक्सी यौगिक जिसमें OH समूह लगा हो, तो एरोमेटिक में अगर OH लग जाएगा, अभी हमने आपको बताया OH यहां लग गया तो यह यौगिक क्या कहलाता है? फिनाल, C6H5OH, फिनाल। तो इनके हाइड्रॉक्सी यौगिक अम्लीय, तो फिनाल अम्लीय होता है। एग्जाम्पल देखिए फिनाल। अब वही एलिफैटिक का कोई होगा तो जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन ले लिया जाए तो वहां पर OH समूह लगाएंगे हाइड्रॉक्सी यौगिक, तो वह एल्कोहल बन जाएगा, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ये सब। तो ये यौगिक क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। अगला दे सकते हैं एरोमेटिक यौगिक के जो एमीन होते हैं ये कम क्षारीय, कम भाषणिक होते हैं। जैसे एरोमेटिक यौगिक का एमीन एनिलीन होता है, C6H5NH2, एनिलीन, तो ये कम क्षारीय होगा। और एलिफैटिक यौगिक के एमीन क्या होते हैं? अधिक क्षारीय होते हैं। तो इस तरह से एरोमेटिक और एलिफैटिक में कुछ अंतर दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का रासायनिक गुण। कार्बनिक यौगिक के क्या रासायनिक गुण होते हैं? तो कुछ गुण जैसे मुख्य हैं दहन, तो कार्बनिक यौगिकों में कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है। तो जब वायु में दहन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या उत्पन्न होता है? जल उत्पन्न होता है। और जो कार्बनिक यौगिकों के दहन की अभिक्रियाएं हैं, ये दहन की अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी होती है। यानी जब दहन किया जाता है तो यहां पर ऊर्जा या ऊष्मा क्या होती है? उत्सर्जित होती है। तो देखिए जैसे कार्बन का दहन करेंगे CO2 बनता है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, लगभग 94 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। यहां पर मेथेन आपका हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इसका वायु में दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, ऊष्मा बनती है। CH3CH2OH देखिए एथिल एल्कोहल है, इसका दहन करेंगे वायु में, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब इसके बाद अगला गुण, इसके बाद अगला गुण हम लोग का है कार्बनिक यौगिक का अगला गुण है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। जैसे आपका एथिल अल्कोहल है CH3CH2OH, इसका वायु द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में। क्षारीय KMnO4 कहलाता है बायर रिएजेंट, बायर अभिकर्मक, या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट HTSO4 की उपस्थिति में K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं Na2Cr2O7। तो यहां पर एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से बन जाता है एसिटिक अम्ल बनता है और जल बन जाता है। इस तरह से और भी कार्बनिक यौगिकों की ऑक्सीकरण की क्रियाएं हैं। अगला है योगात्मक अभिक्रिया। जैसे हमारा एथिलीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथिलीन निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन यहां पर योग करेगा तो क्या होगा? यहां से कार्बन कार्बन के बीच जो एक पाई बंध है वह टूट जाएगा और यहां पर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो CH3CH3 बन जाएगा। इसी तरह एसिटिलीन है, यहां दो पाई बंध है, एक सिग्मा और दो पाई है ट्रिपल बॉन्ड में, तो यहां पर दो अणु हाइड्रोजन का प्रयुक्त होगा और बना लेगा CH3CH3। तो इस तरह से योगात्मक हो गया। अगली अभिक्रिया हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन चाहे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जैसे मेथेन है, प्रतिस्थापन में क्या होता है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु या समूह को विस्थापित कर देता है, यह अभिक्रिया कहलाती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
तो CH4 मेथेन है, यहाँ क्लोरीन के साथ हम क्रिया करा रहे हैं। एच न्यू का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। अगर सूर्य प्रकाश नहीं है तो 400-500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, तो ये क्रिया होगी। तो यहां से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन द्वारा विस्थापित होगा, हटेगा, तो बचेगा क्या, CH3, एक क्लोरीन वहां जुड़ेगा तो बन जाएगा CH3Cl, और यहां से एक हाइड्रोजन निकला है और यहां से क्लोरीन, तो ये मिलकर क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। ये हो गया मेथिल क्लोराइड। अब आगे अभी और क्रिया होगी, यदि क्लोरीन मौजूद होगा, सूर्य का प्रकाश होगा, तो भी आगे और क्रिया होगी, अगला हाइड्रोजन भी विस्थापित हो जाएगा, तो बन जाएगा CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन। ये कह सकते हैं। अभी 2 हाइड्रोजन और है, वह भी विस्थापित हो सकता है, तो उचित परिस्थिति मिलेगी तो फिर क्रिया होगा, तो एक हाइड्रोजन और विस्थापित हो जाएगा, तो बनेगा CHCl3 ट्राइक्लोरोमेथेन, या इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं क्लोरोफार। निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त होता है, बेहोश करने की दवा है क्लोरोफार। और आगे अभी और क्रिया होगी, तो यह वाला हाइड्रोजन में क्लोरीन द्वारा विस्थापित हो जाएगा, तो CCl4 बन जाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड या इसी को पायरीन कहते हैं, और यह फायर एक्सटिंग्विशर है, यानी आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होता है। तो इस तरह से ये हो गया प्रतिस्थापन। ये कुछ कार्बनिक यौगिकों के गुण थे, रासायनिक गुण। अब इसी क्रम में हम लोग को कंपाउंड पढ़ना है, जिसे पहला कंपाउंड पढ़ना है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल यानी एथेनॉल, और इसका सूत्र होता है C2H5OH। C2H5OH IUPAC नाम एथेनॉल और साधारण नाम एथिल एल्कोहल। कैसे इसको हम लोग बनाएंगे, निर्माण की विधियां, प्रिपरेशन कई तरीके से बनाते हैं। जैसे पहला विधि है एथिल हैलाइड की जलीय NaOH या KOH से क्रिया द्वारा, यानी एथिल हैलाइड हो, हैलाइड का मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ भी ले सकते हैं, तो उसकी जलीय NaOH या जलीय KOH से क्रिया कराते हैं, तो वहां पर प्रतिस्थापन क्रिया होती है। जो हाइड्रोजन परमाणु होता है वह OH समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है, और जब OH समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है तो एल्कोहल बन जाता है। तो CH3CH2X ये सामान्य आपका एथिल हैलाइड हो गया। जलीय NaOH AQ माने एक्वस, जलीय, जल में बना हुआ विलयन है, तो जब क्रिया होगी तो ये OH जो है यक्स को विस्थापित करेगा, तो यक्स हट जाएगा और OH यहां आएगा, तो आपका बन जाएगा CH3CH2OH प्लस हो जाएगा NaYX। अब जैसे यक्स की जगह पर हम ब्रोमाइड ले लें तो CH3CH2Br धन KOH भी ले सकते हैं, तो OH आ जाएगा यहां पर, तो CH3CH2OH एथिल एल्कोहल हो गया, और K और Br मिलके पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है। दूसरा प्रिपरेशन हम दे सकते हैं अम्ल या क्षार की उपस्थिति में एथिल एसीटेट के जल अपघटन द्वारा। एथिल एसीटेट का जल अपघटन, तो CH3COOC2H5 एथिल एसीटेट है, जल अपघटन अम्ल या क्षार की उपस्थिति में करते हैं, तो ये टूट जाता है एसिटिक अम्ल और एथिल एल्कोहल में। यहां से टूटेगा तो एक जगह OH और एक में H आके जुड़ता है, तो CH3COOH और C2H5OH बन जाता है। तो इस क्रिया द्वारा भी हम लोग एथिल एल्कोहल को बना सकते हैं। अगली क्रिया है एथिलीन के जल अपघटन द्वारा। एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 H2SO4 की उपस्थिति में होती है क्रिया, तो H2SO4 से क्रिया करके पहले C2H5HSO4 बनता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और फिर जल के द्वारा यहां भाप लिया जाता है, तो भाप के द्वारा जल अपघटन होता है तो ये टूट जाता है, तो C2H5OH बन जाता है और एक H इसमें आके जुड़ जाता है,
तो HSO4 में एक H जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा H2SO4। तो H2SO4 मुक्त हो जाता है, फिर एथिल अल्कोहल आपका बन जाता है। अगली अक्रिया है किण्वन द्वारा फर्मेंटेशन। जैसे आपका चीनी है, सुक्रोज है C12H22O11, इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ईस्ट डाल दिया जाता है तो उससे जो इन्वर्टेज एंजाइम उत्पन्न होता है और जल अपघटन होता है। तो पहले यह टूटता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, दोनों का अणु सूत्र एक ही होता है, संरचना सूत्र अलग अलग होता है। C6H12O6 धन C6H12O6। तो एक अणु हमारा ग्लूकोज है और एक अणु फ्रक्टोज है। तो ग्लूकोज या फ्रक्टोज जो भी बनेगा उसके जलीय मिश्रण का फिर उसी ईस्ट के द्वारा जाइमेज एंजाइम उत्पन्न होता है, उसके द्वारा किण्वन होता है और बन जाता है एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है, देखेंगे तो पता चल जाएगा बुलबुला निकल रहा है, इसका मतलब किण्वन की क्रिया हो रही है। और जब किण्वन कंप्लीट हो जाता है तो CO2 का निकलना बंद हो जाता है। ये कुछ एथिल अल्कोहल बनाने की विधियां थी। अब इसके बाद गुण, एथिल अल्कोहल के क्या गुण हैं? एथिल अल्कोहल के गुणधर्म, गुण क्या होता है? जैसे यह रंगहीन मीठी गंध का द्रव है। दूसरा, यह जल में विलेय है, यानी जल मिलाने पर जल के साथ मिश्रित हो जाता है, मिसिबल है। अगली क्रिया है, जैसे एथिल अल्कोहल में सोडियम धातु मिलाया जाए, सोडियम धातु से क्रिया कराया जाए तो एथिल अल्कोहल सोडियम धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। देखिए, दो अणु C2H5OH+2Na, तो दो अणु C2H5ONa+H2 बन जाएगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। इसका नाम सोडियम एथॉक्साइड हो जाता है, सोडियम एथॉक्साइड। अगला है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराते हैं। जैसे यहां पर एसिटिक अम्ल से क्रिया करा रहे हैं, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया कराने पर क्या बनता है कि यहां से OH और यहां से H, यह मिलकर के H2O बना लेता है और CH3CO O(C2H5) ये जुड़ जाता है, CH3COO(C2H5). और ये क्या चीज है? ये आपका कहलाता है एस्टर। क्या कहलाता है? एस्टर। तो यहां पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अल्कोहल से क्रिया कराने पर एस्टर बनता है, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज क्या? एस्टरीकरण। ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? एस्टरीकरण कहते हैं। तो एस्टरीकरण पर आपसे टिप्पणी पूछी जाती है कि एस्टरीकरण किसे कहते हैं, तो वहां आप लिखते हैं कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की किसी अल्कोहल से क्रिया कराने पर एस्टर बनता है। यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। अब यहां पर जैसे एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल है, तो जो एस्टर बनेगा उसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट। ठीक है। अगली अभिक्रिया अमोनिया से, एथिल अल्कोहल की अमोनिया से क्रिया कराते हैं तो एमीन बन जाता है। यहां से OH निकलेगा और अमोनिया में से हाइड्रोजन, तो OH और एक H क्या बना लेगा? H2O। और यहां क्या बचा? यानी H2। अब वो आपके C2H5 में जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? C2H5 यानी H2। इसका नाम हो जाएगा एथिल एमीन। आईपीसी नाम में आपने पढ़ा है एल्केनामीन, इसका आईपीसी नाम हो जाएगा एथेनामीन। ठीक है ना। अगली अभिक्रिया देखिए HCl के साथ है, HCl HBrHI के साथ हम क्रिया करा सकते हैं एथिल अल्कोहल की। तो ये निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया होगा तो क्या होगा? OH जो है क्लोरीन के द्वारा विस्थापित हो जाएगा, तो Cl यहां जुड़ जाएगा C2H5Cl और यहां से OH और H मिलकर के बना लेगा H2O, तो एथिल क्लोराइड बन जाता है। लाल फास्फोरस, पी लाल मतलब लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस भी होता है, काला फास्फोरस भी होता है, लेकिन यहां लाल फास्फोरस
जो माचिस की तीली पर लगा होता है उसमें लाल फास्फोरस होता है, बारूद में होता है लाल फास्फोरस, ठीक है, विस्फोटक होता है। तो लाल फास्फोरस की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल की HI से क्रिया कराते हैं तो एल्केन बन जाता है। यहां से हाइड्रोजन जो है C2H5OH, तो ये C2H6 ऑक्सीजन, और यहां से हाइड्रोजन मिलकर H2O और I2 बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब क्रिया PCl5 के साथ है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे एथिल अल्कोहल की, तो एक बनता है C2H5Cl, इसमें से एक Cl आके OH को विस्थापित कर देगा तो बन जाएगा C2H5Cl, और फास्फोरस और एक ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोक्लोरीन मिलकर के POCl3 बनाता है। POCl3 का नाम होता है फास्फोरिल क्लोराइड। POCl3 का नाम क्या होगा? फास्फोरिल क्लोराइड। और क्या बचा? एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, तो वो मिलकर के क्या बना लेता है? HCl। इसी तरह से एथिल अल्कोहल की क्रिया यदि H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं तो C2H5O C2H5 बनता है, डाई एथिल ईथर बन जाता है और जल। लेकिन जब यही H2SO4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल की क्रिया 160-170 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है तो उस स्थिति में निर्जलीकरण की क्रिया होती है। यहां से जल का अणु H2O बाहर निकल जाता है और C2H4 यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन बन जाता है, एल्कीन बन जाता है। और एथिल अल्कोहल के क्या उपयोग हैं? एथिल अल्कोहल विलायक के रूप में प्रयुक्त होता है, अब प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयुक्त होता है, औषधि बनाने में प्रयुक्त होता है, और औषधि बनाने में प्रयुक्त होता है, इत्र बनाने में प्रयुक्त होता है, रंग बनाने में, रंजक बनाने में, इन सब चीजों में विभिन्न इसका क्या है? उपयोग है। धन्यवाद।